Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Faiza Siddiqui and this is our 7th class of CTAT. Today we are going to talk about cognitive development theory. ये जीन पियाजे ने दी है. ये एक स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे. इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रख लेना. जीन पियाजे इज़ नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. इन्होंने थ्योरी ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी दी है. द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी दी थी. ठीक है, ये बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते थे. मतलब लिटिल साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि उन्हें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इन्वायरमेंट की मदद से सीख लेंगे. ये बच्चों के लिए ऐसा कहते थे कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वो खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सोच समझ लेते हैं कि ये दुनिया कैसी है. आपको उन्हें समझाने की, सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक, इनका मानना ये था कि डेवलपमेंट पहले होता है, लैंग्वेज बाद में बच्चा सीखता है. वाइगॉट्स्की, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, वाइगॉट्स्की इस बात के अपोजिट थे. वो कहते थे कि पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद बच्चा डेवलप होता है. ठीक, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले आता है, बाद में लैंग्वेज. अच्छा, ये डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं. ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट अकर करता है एक ह्यूमन लाइफ की स्टेजेस में, वो डिसकंटिन्यूअस होता है. लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा हो तो उसमें याद होगा कि कहा गया है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये लाइफ लॉन्ग है और कंटिन्यूअस है, सीक्वेंशियल है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हो, लेकिन होता कंटिन्यूअस है, कभी रुकता नहीं है. लेकिन जीन पियाजे का ये मानना था कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होता है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? इट इज़ द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीज़न. मतलब जो भी बच्चे की जो समझ होगी, सोच होगी, वो जितने अच्छे से सोचेगा, जितने अच्छे से किसी बात का जवाब देगा, जितने अच्छे से रीज़न करेगा किसी बात को, वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा. जितना अच्छा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उतने अच्छे से वो किसी चीज़ को रीज़न कर पाएगा, किसी चीज़ के बारे में सोच पाएगा. ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब ही है इंटेलेक्ट. इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड कॉग्निशन होता है. माइंड, ब्रेन से जितनी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सब कॉग्निशन में जाएंगी. ठीक है, ये जो जीन पियाजे थे हमारे, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये बिहेवियरिस्ट थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, क्या थे. तो ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ये टर्म आप नहीं भूलेंगे. अच्छा, इन्होंने बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है. अभी मैंने बताया ना कि ये एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो इसीलिए इन्होंने बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है. ठीक है, अब आते हैं स्टेजेस पर. ये जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है, इसमें 4 स्टेजेस हैं. इनका ये कहना है कि एक ह्यूमन बीइंग इन चारों स्टेजेस से सफ़र करेगा, इन चारों स्टेजेस पर जाकर और आखिर को पास करेगा. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पर करे, अपनी एकदम एग्जैक्ट एज पर करे, ये ज़रूरी नहीं है. लेकिन ये इसी ऑर्डर में करेगा. पहले सेंसरी मोटर पे जाएगा, फिर प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट, देन फॉर्मल. ठीक, इसी ऑर्डर में जाएगा. लेकिन किस एज पर जाएगा ये थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. सबसे पहले आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज. ये 0 to 2 years ओल्ड के जो बच्चे होंगे वो इस स्टेज में आते होंगे. मतलब 2 साल तक के बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं. इसमें ये कह रहे हैं सेंसेस आर टीचर्स. मतलब जो 2 साल तक का जो बच्चा है वो सेंसेस से सीखता है सारी चीज़ें. आंखों से देखेगा. आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है वो जहाँ से लाइट आ रही होती है वहाँ देखता रहता है. ठीक है, तो वो अपनी आइज़ को ऐसी जगह लगा रहा है, फोकस कर रहा है जहाँ जो चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही है, जो चीज़ उसे अच्छी लग रही है, जो चीज़ उसे यूनिक सी लग रही है, वहाँ वो अपनी आइज़ को फोकस कर रहा है. तो ऐसे आंखों की मदद से वो सीखता है कि उसे क्या देखना है. स्मेल करके वो अपनी माँ को पहचानता है. आवाज़ से अपने पेरेंट्स की जैसी ही आवाज़ आएगी उसकी माँ की, वो रोने लगेगा कि गोद में ले लो. ठीक, तो ऐसे सेंसेस से वो सीखता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं होते दो या दो से छोटे बच्चों के माइंड में. जैसे उसका कोई टॉय है, उसे वो बहुत पसंद है, लेकिन अगर माँ ने उसके सामने से वो हटा दिया तो वो भूल जाएगा कि उसका ऐसा भी कोई एक टॉय था जो उसे पसंद है. जब उसकी आंखों के सामने रखोगे तो वो दोबारा मांगेगा उसको. लेकिन जब आंखों से हटा दोगे सामने से,
तो वो भूल जाएगा और उस चीज़ की ज़िद नहीं करेगा। ये 2 साल से ज़्यादा के बच्चे होते हैं जो चीज़ें याद रखते हैं और उनकी ज़िद करते हैं कि जो मैं खेल रहा था कल मुझे आज वही चाहिए, ठीक है। तो लेकिन 2 साल तक के बच्चों को याद नहीं रहती कोई बात, इस वजह से ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं होते हैं उनकी मेमोरी में। देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब जैसे बच्चों को भूख लग रही है वो रोना शुरू कर देगा और जब तक तुम उसे दूध नहीं दोगे वो रोना बंद नहीं करेगा। अगर उनका रोना बंद करना है तो दूध देना पड़ेगा। मतलब ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है कि जो चीज़ चाहिए वो दो, वो देनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक। डिफर्ड इमिटेशन मतलब इस उम्र तक बच्चा ये समझता है कि मैं इमिटेट कर रहा हूँ अपने माँ बाप को, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पाता है, कॉपी वो अभी कर नहीं पाता है, उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। मोटर एक्शंस, जाहिर सी बात है इतना बड़ा बच्चा अपने मोटर एक्शन से ही सीखता है। हमने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने हाथ पैर कितना चलाते हैं, उसी से वो एक्टिव रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं वो इस स्टेज में आते हैं। इतना बड़ा बच्चा लैक्स लॉजिक, मतलब अभी उसको, मतलब अभी आप ये मत सोचो कि अगर आपने कोई एक लॉजिकल उससे क्वेश्चन किया है तो वो उसका एकदम लॉजिकल आंसर देगा, ठीक है। उसको ये लगता है कि सुपरमैन जो है वो असली है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लॉजिक अभी इतने बड़े बच्चे में आया नहीं होता है, लॉजिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सेंट्रेशन, सेंट्रेशन का मतलब है कि 2 से 7 साल का बच्चा, इस स्टेज का बच्चा किसी एक चीज़ पर फोकस कर सकता है। वो पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बर्थडे पार्टी है, केक कटा और वो केक के पीसेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए सब में, ठीक है। लेकिन अब वो ये देखेगा कि कुछ लोगों को 1 पीस मिला है और कुछ लोगों को 2 पीस मिले हैं। उसके दिमाग में अभी ये बात इतनी समझ नहीं आई है कि जिनको 2-2 पीसेस मिले हैं उनके पीसेस छोटे हैं और जिनको 1 पीस मिला है उनका पीस बड़ा है, ठीक है। उसको बस इतना दिख रहा है कि किसी को 1 मिला है किसी को 2 मिले हैं, तो वो पूरी सिचुएशन पे फोकस नहीं कर पाता है। किसी एक, उस पूरी सिचुएशन की किसी एक चीज़ पर वो सेंटर में लाएगा, किसी एक चीज़ को फोकस करेगा, इसे कहते हैं सेंट्रेशन। नाउ लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है? जैसे 2 बीकर रखे हैं, एक पतला है और टॉल है, एक शॉर्ट है और वाइड है, और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। अगर आप इस स्टेज के बच्चे से ये पूछोगे कि किस में वाटर ज़्यादा है, तो जिस बीकर में पानी का लेवल हाई होगा वो ये कहेगा कि इसमें ज़्यादा है। उसको अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये पतला बीकर है और ये चौड़ा बीकर है, दोनों में पानी इक्वल है। वो कहेगा, वो मान ही नहीं सकता कि दोनों में पानी इक्वल है। जब एक बीकर की वाटर का लेवल हाई जा रहा है तो वो ही ज़्यादा होगा, उसको ऐसा लगेगा। तो इसको कहेंगे लैक ऑफ कंजर्वेशन। इरिवर्सिबिलिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चे को आपने आइसक्रीम दिलाई और वो ऐसे गिलास में रखी है उसकी आइसक्रीम और वो सक कर रहा है और वो पूरी नहीं खा पाया, उससे पहले उसकी गिलास के अंदर मेल्ट हो गई, तो रोने लग जाएगा कि मेरी आइसक्रीम ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। अब आप उसको फ्रीज़र में रख के दोबारा से दे दो कि नहीं ख़राब नहीं हुई, ये लो दोबारा तुम्हारी आइसक्रीम, तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएगा कि ये दोबारा से आइसक्रीम कहाँ से आ गई, ये तो ख़राब हो गई थी, अब दोबारा से कैसे बन गई आइसक्रीम। तो इरिवर्सिबिलिटी होती है। अभी रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसे समझ में नहीं आया है कि पानी को हम फ्रीज करके कैसे बर्फ़ बनाएंगे, ठीक। एनिमिज्म, एनिमिज्म मतलब डेड चीज़ों को जिंदा समझेगा। जैसे छोटी बच्चियाँ होती हैं, डॉल से खेलती हैं, उन्हें खाना भी खिलाती हैं, कपड़े बदलती हैं, सुलाती हैं, तो उनको ये लगता है ये जिंदा है, इसको भी भूख लगती है, इसको भी अच्छे कपड़े पहनने और इसको भी नींद आ रही है, ठीक है। तो ये होता है एनिमिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा बहुत ईगोइस्टिक होगा, उसको ये लगेगा अगर मुझे चॉकलेट पसंद है, मेरी मम्मी को भी पसंद है, मैं उनको भी खिलाऊंगा चॉकलेट। उसको अभी दूसरे का पर्सपेक्टिव या दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, इतना नहीं पता। उसको ये पता है जैसा मैं फील कर रहा हूँ ऐसा ही सब फील करते हैं। अगर मुझे कोई एक टॉय पसंद है मतलब सबको ये टॉय पसंद होना चाहिए, ठीक है। टॉय एज, जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा बच्चा, टॉय एज होती है, बच्चा खिलौनों से ही खेलता है अपने। सिम्बॉलिक थॉट्स, सिम्बॉलिक थॉट्स का मतलब है कि वो सिंबल के थ्रू अपने आइडियाज रिप्रेजेंट करेगा। जैसे उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो कहेगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। उसके पेरेंट्स ने वो छोटी सी जो ये एक डॉक्टर की किट आती है उसमें सब स्टेथोस्कोप और सब कुछ होता है वो ला के दे दी, तो वो कोट वोट पहन के स्टेथोस्कोप लगा के बैठ जाएगा और कहेगा मैं भी डॉक्टर हूँ। उसको ऐसा लगेगा कि मैं भी डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो ये होता है सिंबॉलिक थॉट्स, कि वो सिंबल्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा।
ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि कॉज और इफेक्ट में उसे अभी कॉज और इफेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने टीवी का स्विच ऑन किया और लाइट चली गई, तो उस बच्चे को ये लगेगा कि ये वाला जो स्विच है इसे अगर प्रेस करोगे तो लाइट चली जाती है. उसको अभी ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा जनरली होता नहीं है, वो बस एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी जो ऐसा हो गया. वो उस स्पेसिफिक सिचुएशन को जनरलाइज कर देगा और कहेगा कि ये स्विच मत दबाओ वरना लाइट चली जाएगी. इसको कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग. ठीक है. इट इज़ अ क्रूशियल एज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट. जाहिर सी बात है 2 से 7 साल के जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा अपना लैंग्वेज ही डेवलप करता है, और 7 साल तक एक नॉर्मल आम बच्चा पूरी तरीके से बोलना सीख जाता है. नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ये 7 से 11 साल के बच्चों तक होता है, मतलब जो 7 से लेकर 11 साल के बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में आते हैं. अब इस स्टेज में लॉजिक डेवलप हो जाता है. ठीक है. फॉर्मल ऑपरेशनल में आपने ये देखा था कि लॉजिक नहीं होता बच्चे में, इस स्टेज में लॉजिक आ जाता है. क्लासिफिकेशन आ जाती है. क्लासिफिकेशन मतलब बच्चा सिमिलर और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लासिफाई कर देगा. वो ये कह देगा कि अगर स्पैरो है और ईगल है तो ये दोनों बर्ड्स हैं, और कैट है और हॉर्स है तो ये दोनों एनिमल्स हैं. ठीक है. वो क्लासिफाई करना सीख जाएगा चीज़ों को. कंजर्वेशन आ जाएगा, मतलब जो अभी मैंने लैक ऑफ कंजर्वेशन आपको बताया था कि वो पानी की क्वांटिटी चाहे कितनी सेम हो, जिसमें ज़्यादा ऊपर तक पानी होगा, हाई जिसमें क्वांटिटी जिसमें हाई लेवल होगा उसको ही लगेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है. लेकिन कंजर्वेशन यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट वो समझ जाता है कि अगर एक पतली सी और लंबी सी चॉकलेट का बॉक्स है और एक वाइड और शॉर्ट चॉकलेट बॉक्स है, तो उसको समझ में आ रहा है कि ये दोनों सेम है. वो अपने छोटे भाई को लंबा वाला दे देगा अगर उसको चाहिए. उसको ये पता है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट है. ठीक. डिसेंट्रेशन हो जाता है, मतलब वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने लगता है. ये नहीं कि किसी एक पॉइंट किसी एक उसको पॉइंट को पकड़ के बैठ जाएगा कि नहीं यहाँ पर ये गलत हुआ है, इसको दो पीस क्यों मिले केक और मुझे एक क्यों मिला. ठीक है. रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसके समझ में आ जाएगा कि ये पानी को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, उसी बॉइल्ड वाटर को फ्रीज करेंगे तो क्या होगा. सीरिएशन आ जाएगा, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अपने टॉयज को लगाना सीख जाएगा. ये गैंग एज होती है, या इसको लेटर चाइल्डहुड भी कह देते हैं. गैंग एज मतलब वही दोस्त बनाना सीख जाएगा. वो खूब सारा, इतने बड़े बच्चे खूब झुंड में खेलते हैं ना, तो उसी को गैंग एज कह दिया है. डिक्रीज इन ईगोसेंट्रिज्म, हाँ दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगेगा कि दूसरा अगर कोई बात, अगर दूसरा ये कह रहा है कि मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, तो वो इस बात को समझ जाएगा कि इसको चॉकलेट नहीं पसंद. ज़रूरी नहीं है अगर मुझे पसंद है तो सबको पसंद होगी. ठीक. ये स्कूल एज है. हाँ, इस उम्र में बच्चा स्कूल जाता है और खूब खुश होकर जाता है क्योंकि दोस्त बनना स्टार्ट हो जाते हैं. लास्ट स्टेज आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ये 11+ ईयर ओल्ड होते हैं. कहीं कहीं 11 से 15 लिखा है, कहीं कहीं 11 से 18 लिखा है. बेसिकली 11+ जो होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाते हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाते हैं. लॉजिक इनका क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है, और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है. मतलब अगर आप इतने बड़े बच्चे को बिठा के कायदे का क्वेश्चन करो तो वो लॉजिकल वे में आपको आंसर कर देगा. ठीक है. उससे आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब आता है टर्म स्कीमा. ये जो स्कीमा टर्म है इसको अच्छे से याद रखना. ये जीन पियाजे में की जो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. मतलब अगर जीन पियाजे और स्कीमा लिखा है तो ये दोनों रिलेटेड हैं. स्कीमा वर्ड जीन पियाजे के अलावा किसी और ने यूज़ नहीं किया है, ये इन्हीं का वर्ड है. ठीक है. स्कीमा का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज. मतलब ये जो हमारी माइंड में किसी भी नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्कीमा है. कोई भी जो हमारी मेमोरी है पुरानी इंफॉर्मेशन की, वो हमारा स्कीमा है. ठीक. अब ये 4 एलिमेंट्स याद रख लेना. जीन पियाजे ने दिए थे मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन. ठीक. ये 4 वर्ड जो जीन पियाजे से रिलेटेड हैं, इनको भी याद रख लेना. प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन के 2 पार्ट हैं, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन. अडेप्टेशन में फिर 2 पार्ट हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. अब इनको समझते हैं क्या हो रहा है. प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, इसमें क्या आ रहा है, असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड अकोमोडेशन. अभी क्या चल रहा है देखो. असिमिलेशन क्या होता है कि जैसे कोई स्कीमा फिट है हमारे दिमाग में, कोई मेमोरी, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और उसकी मदद से हम एक नई सिचुएशन को, नई इंफॉर्मेशन को फिट करें अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, उसको एसिमिलेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि कैट एक एनिमल है, वो 4 लेगेड है और वो एक एनिमल है.
ठीक, अब आपने डॉग को देखा, आपने देखा कि लग तो कैट जैसे ही रहा है, एक टेल है, आंखें हैं, नोज है, माउथ है और 4 लेग हैं। तो उस एग्जिस्टिंग स्कीमा की मदद से आपने ये इम्प्लाई किया कि ये जो सामने ऑर्गेनिज्म है ये भी एनिमल है, क्योंकि मेरे दिमाग में एनिमल की डेफिनेशन ये थी कि उसकी आंख, नाक, मुंह, टेल और 4 पैर हैं, जो कि कैट थी। उसका जो स्कीमा था दिमाग में वो कैट थी, जो कि एक एनिमल था। लेकिन उसी एग्जिस्टिंग स्कीमा की मदद से आपने ये इम्प्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया कि जो सामने ऑर्गेनिज्म है ये बिल्कुल सेम है जो मेरा स्कीमा है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी एनिमल है, और उससे आप सीख जाएंगे कि ये एक डॉग है। ठीक, तो आपने एग्जिस्टिंग स्कीमा की मदद से एक न्यू इंफॉर्मेशन गेन करी, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक, फिर आता है इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन के बाद आता है इक्विलिब्रेशन, मतलब जब मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आप एसिमिलेशन की मदद से कोई नई चीज सीखते हैं तो वो इक्विलिब्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आराम से, फिर एकदम से एक न्यू सिचुएशन आई आपके सामने। वो कैसी सिचुएशन आई कि आपने एक ऐसी चीज को देखा जो आपके स्कीमा में फिट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, आपने ईगल को देखा, आपके माइंड में क्या स्कीमा है एनिमल का, कि जिसकी 2 आंखें होंगी, नोज होगी, माउथ होगा, टेल होगी और 4 लेग होंगे। ठीक है, आपका स्कीमा एनिमल है और सामने आपको एक ईगल दिख रही है। तो अब ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई, इक्विलिब्रियम तो रहा नहीं, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। आप सोच में पड़ गए कि जो स्कीमा है, हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उससे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सामने अब मैं क्या दूं, इस चीज को, ये ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दूं। फिर आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है कि जब आप एक न्यू सिचुएशन में, मतलब एक नई चीज को सीखने के लिए अपने स्कीमा को या तो चेंज करें या मैनिपुलेट करें। ठीक, अब आप कैसे करेंगे? आपने ये देखा कि सामने जो एक ऑर्गेनिज्म है वो मेरे एनिमल से बिल्कुल अलग है, मेरे एनिमल की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब ये जो नया ऑर्गेनिज्म मुझे दिख रहा है ये एनिमल है ही नहीं। तो अब आप चेंज करेंगे। आप क्या करेंगे कि 4 लेग से आपने 2 लेग किए और आगे के 2 आर्म्स की जगह आपने विंग्स लगा दिए। ठीक है, माउथ की जगह आपने बीक लगा दिया। तो ये आपने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मैनिपुलेट किया, अपने एनिमल से आपने एक बर्ड की शेप में लाए अपने दिमाग में और उसको नाम दे दिया कि अच्छा ये ईगल है। ठीक, ये क्या किया आपने, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को या तो पूरा ही चेंज कर दो या फिर मैनिपुलेट करके नई सिचुएशन को एब्जॉर्ब करो, नई सिचुएशन को सीखो, उसको कहते हैं अकोमोडेशन। जब ये अकोमोडेशन हो जाएगा तो अब आपके दिमाग में एक तो एनिमल का स्कीमा था, अब एक बर्ड का भी स्कीमा बन गया। ठीक, अब आप एनिमल और बर्ड के स्कीमा से बर्ड्स को और एनिमल्स को उनकी नई नई इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, तरह तरह के जानवरों को, तरह तरह की चिड़ियों के नाम याद कर सकते हो। तो फिर ये एसिमिलेशन की कंडीशन आ गई। समझ गए? तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। So that was all for today. I hope you enjoyed my video and learned something today here. And if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching.